आज हम भाषा विज्ञान पुस्तक से वाक्य विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम वाक्य विज्ञान क्या है, वाक्य क्या होता है, वाक्य परिवर्तन के कारण क्या हैं, वाक्य परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, इस विषय में अध्ययन करेंगे। वाक्य विज्ञान पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह वाक्य हैं। वाक्य शब्दों का समूह है। क्रियापद सहित कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य परिवर्तन के कारण भाषा के अन्य अंगों जैसे ध्वनि, पद, अर्थ की भांति ही वाक्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। किसी भी भाषा के विकास को देखने से सहज ही ज्ञात हो जाता है कि उसकी वाक्य रचना में पूर्व अपेक्षा परिवर्तन हुआ है। इस वाक्य परिवर्तन में निम्नलिखित कारण प्रमुख माने जाते हैं। प्रथम, अन्य भाषाओं का प्रभाव। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा संस्कृत की वाक्य रचना पर फारसी तथा अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। हिंदी में चुकी या की लगाकर वाक्य बनाने पर फारसी का तथा बड़े बड़े वाक्यों की रचना पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता है। किसी दूसरे व्यक्ति के वाक्य को उद्धृत करने में, जैसे उसने कहा है कि मैं आऊँगा के स्थान पर उसने कहा है कि वह आएगा, भी अंग्रेजी की वाक्य रचना का ही प्रभाव है। संस्कृत में अथ तथा इति का प्रयोग वाक्य में होता था। अब इनके स्थान पर पर्याय इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग भी अंग्रेजी की ही देन है। मैं आऊँगा डैश राम ने कहा। ठीक है, लक्ष्मण ने स्वीकार किया आदि वाक्य रचना भी अंग्रेजी से प्रभावित है। इस प्रकार हिंदी की वाक्य रचना पर फारसी तथा सबसे अधिक अंग्रेजी की वाक्य रचना का प्रभाव लक्षित होता है। इस प्रभाव से वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, स्पष्टता। स्पष्टता के लिए भी वाक्यों में परसर्गों का प्रयोग होने लगता है। प्राकृत तथा अपभ्रंश में विभक्तियों के रहते हुए भी सहायक शब्दों का प्रयोग इसी कारण प्रारंभ हुआ था, जो बाद में परसर्गों के रूप में दिखलाई पड़ता है। उसी समय एक वाक्य के स्थान पर कई वाक्य या उपवाक्यों का प्रयोग, वाक्य के मध्य डैश का प्रयोग, वाक्यों में अधिक पदों का प्रयोग आदि का कारण भी यह स्पष्टता लाने की प्रवृत्ति ही होती है और इसके कारण भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। बल आघात। अनेक बार वाक्यों में किसी विशेष पद के महत्व को प्रकट करने के लिए वक्ता उस पर बल का प्रयोग करता है। ऐसा करने में पर्याय बल आघात वाले पद का स्थान भी वाक्यों के आदि या अंत में हो जाता है। जैसे खाना अभी नहीं खाया है। सामान्य देशों में वाक्य होता है अभी खाना नहीं खाया है। मानसिक स्थिति। भाषा में वाक्यों की रचना पर वक्ता की मानसिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि किसी बाह्य अथवा आंतरिक कारण से वक्ता क्षुब्ध है, घबराया हुआ है, तो उसकी भाषा में वाक्यों छोटे छोटे और पदक्रम अव्यवस्थित रहता है। यही कारण है कि युद्धकालीन भाषा तथा शांतिकालीन भाषा में बड़ा अंतर रहता है। शांतिकालीन भाषा में प्रयुक्त वाक्यों में व्यवस्था अधिक रहती है। प्रयत्न लाघव के लिए तो सभी जगह अवकाश रहता है। अतः भाषा के अन्य अंगों की भांति
परिवर्तन में भी वह कारण रूप में रहता है। वाक्यों में कुछ प्रत्ययों तथा पदों का लोप इसी का परिणाम है। आँखों से देखी बात सच होती है के स्थान पर आँखों देखी बात सच होती है आदि। अनुकरण की प्रवृत्ति अनेक वक्ताओं में कुछ विशेष कारणों से वस्तुतः उच्चता की भावना के कारण किसी भाषा के अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वक्ता अपनी भाषा में तथा कथित उच्च भाषा का अनुकरण जानबूझकर करने लगते हैं, जिससे उनकी अपनी भाषा के वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मोहन ने कहा। तुम नहीं जा सकते, सोहन ने उसे रोका। यह अंग्रेजी के वाक्य रचना का अनुकरण है। अन्य भाषाओं का प्रभाव जहाँ वाक्य रचना को अनजाने की प्रभावित करता है, वहाँ अनुकरण में जानबूझकर अपनी भाषा को दूसरी भाषा के आधार पर बदलने का प्रयोग किया जाता है। नवीनता का प्रयास अनेक वक्ता तथा लेखक अपनी भाषा में नवीनता लाने के लिए वाक्यों में नए नए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में वाक्य में प्रचलित पद प्रक्रम को बदल दिया जाता है तथा यह स्थान मनुष्य मात्र के लिए है के स्थान पर यह स्थान मात्र मनुष्यों के लिए है। अज्ञान के कारण भी वाक्यों में अधिक पदों का प्रयोग होने से वाक्य परिवर्तन हो जाता है। अनेक वक्ता दरहकीकत, सज्जन आदि शब्दों के स्थान पर वाक्यों में दरहकीकत में सज्जन पुरुषों आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। परंपरावादिता कभी कभी परंपरावादिता से भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में विशेषण का अन्वय आवश्यक था और विशेषण भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होता था। जैसे चतुर बालक या चतुर बालिका। हिंदी में इस परंपरा का पालन कुछ विशेषणों में तो हो रहा है, किंतु कुछ में हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार विशेषण का एक ही लिंग रह जाता है। संस्कृत के प्रति आग्रह रखने वाले कुछ विद्वान हिंदी में भी चतुरा बालिका जैसा प्रयोग करते हैं, जिससे हिंदी वाक्यों में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता था। परंपरा पालन करने के लिए हिंदी में भी ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, जिससे हिंदी की वाक्य रचना भी परिवर्तन हो रही है, क्योंकि हिंदी में एक वचन के लिए बहुवचन के प्रयोग का कोई नियम नहीं है। वह आया के स्थान पर वे आए, उदाहरण ऐसा ही है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य विज्ञान की दिशाएं। भाषाओं में निरंतर विकास होता रहा है। इस विकास का प्रभाव भाषाओं की वाक्य रचना पर भी पड़ता है। अतः सभी भाषाओं में वाक्य परिवर्तन भी देखा जाता है। पद क्रम परिवर्तन। प्रत्येक भाषा के वाक्यों में पदों का एक विशेष क्रम होता है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है, किंतु नवीनता लाने के लिए कुछ लेखक तथा वक्ता जानबूझकर पदों का क्रम बदल देते हैं। आजकल की हिंदी में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हैं। यह स्थान मनुष्य मात्र के लिए है के स्थान पर यह स्थान मात्र मनुष्यों के लिए है। दूसरा उदाहरण, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था के स्थान पर बहुत प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व। अन्वय में परिवर्तन। संस्कृत में विशेषण विशेष्य में अन्वयति का होना अनिवार्य था। प्रारंभ में हिंदी में भी सुंदर युवक, सुंदर युवती जैसे ही शब्द प्रयोग होते थे, किंतु अब सुंदर युवक, सुंदर युवती तथा सुंदर पुस्तक में अन्वय में
कोई अंतर नहीं किया जाता है। आदरणीय पिताजी और आदरणीय माताजी भी खूब प्रयुक्त होता है। उपवाक्यों में परिवर्तन। कुछ समय पहले हिंदी में पृथक पृथक उपवाक्य अपनी अपनी क्रिया के साथ प्रयुक्त होते थे, किंतु आजकल एक उपवाक्य के मध्य दूसरा उपवाक्य आ जाता है। जैसे आजकल जो समाचार पत्र आ रहे हैं बहुत कम पृष्ठों के होते हैं। निकटस्थ अवयवों में परिवर्तन। अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण निकटस्थ अवयवों के स्थान में भी परिवर्तन प्रायः देखा जाता है। जैसे मैंने उन्हें एक फूल माला भेंट की। यह वाक्य प्रायः इस रूप में देखा जाता है, मैंने उन्हें एक फूल की माला भेंट की। 5वां, डैश का प्रयोग। पहले वाक्यों में प्रयुक्त किसी कठिन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए पृथक वाक्य का प्रयोग किया जाता था। जैसे राम बहुत ही सज्जन है। यहाँ सज्जन से तात्पर्य है कि राम बहुत ईमानदार तथा न्यायप्रिय है। आजकल इन दोनों वाक्यों को मिलाकर डैश की सहायता से इस प्रकार लिखा जाता है, राम बहुत ही सज्जन है, ईमानदार और न्यायप्रिय है। इस प्रकार स्पष्टता तथा संक्षेप के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक प्रयोग। डैश की भांति ही आजकल एक विचार के बीच में आई दूसरी किंतु अतिरिक्त बात को कोष्ठक में दिया जाता है। इस प्रकार वाक्यों में रखकर भी उसे वाक्य से पृथक करके एक सूचना मात्र दे दी जाती है। जैसे राम हमारा पड़ोसी आजकल विश्व यात्रा पर गया हुआ है। पहले इस प्रकार की सूचना के लिए पृथक पृथक वाक्य या उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता था। जैसे राम जो हमारा पड़ोसी है विश्व यात्रा पर गया हुआ है, या राम हमारा पड़ोसी है और वह विश्व यात्रा पर गया हुआ है। 7वां, पद या प्रत्यलोप। संक्षेप के लिए प्रायः ऐसा किया जाता है जैसे आंखों से देखी बात पर विश्वास करना चाहिए, कानों से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह वाक्य प्रायः इस रूप में मिलता है, आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी नहीं। जिस बात पर अंडरलाइन किया गया है कि बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए यह दूसरे वाक्य में लुप्त हो गया है। इसके स्थान पर केवल इतना रह गया है, कानों सुनी नहीं। 8वां, अधिक पद प्रयोग। बोलचाल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग प्रायः किया जाता है जैसे दरअसल मैंने पढ़ा ही नहीं, वह सज्जन पुरुष आया ही नहीं। अधिक पद प्रयोग का कारण प्रयोक्ता का अज्ञान ही प्रतीत होता है। कारकों के स्थान पर हाइफन या तथा कॉमा। संक्षेप के लिए प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जैसे यह मेरठ कॉलेज का संस्कृत का विभाग है के स्थान पर यह मेरठ कॉलेज संस्कृत विभाग है। धन्यवाद।